हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा मेन सेक्शन है वो हमारा कंप्यूटर सेक्शन है। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा, वो हम सारे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आज की थोड़ी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का कल कमेंट आया था। ओके, मेरी टीम के द्वारा बताया गया सर, एक कमेंट आया था रिगार्डिंग, उसने क्वेश्चन पूछा था कि सर आईपीसी क्या होता है एक, और जो सेमाफोर्स होता है वो क्या होता है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, थोड़ा मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसकी, क्या टॉपिक होता है, क्या होता है इसका मतलब। बेसिकली जब आप आईपीसी की बात करते हो ना बेटा, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट होता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंसेप्ट आता है आईपीसी का, जिसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन, ओके, इसको आप पूरा लिख लेना, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब सर ये होता क्या है, क्या इसका मतलब होता है ना, ये हमें थोड़ा ब्रीफ कर दो इसके बारे में, जैसे बच्चा पूछ रहा था। तो बेटा आप ऐसे समझ लो, जैसे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हो, तो मैंने क्या बताया था बेटा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि हमारे पास क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पूरे के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है ना। तो हार्डवेयर में हमारे पास अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, तो उन्हीं में से एक सेगमेंट आता है, क्या आती है आपकी मेमोरी, है ना, एक आती है आपके पास मेमोरी। तो देखो, हमें एक चीज़ पता होती है कि सर हमारा जो सिस्टम होता है उसमें जो मेमोरी होती है ना, जहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं, कौन सी मेमोरी होती है जहाँ पे सर हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं बेटा, आपकी रैम। ओके, तो रैम में जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड मेमोरी होती है ना, एज़ कम्पेयर टू जो हमारी सेकेंडरीज मेमोरी होती हैं, वो हमारे पास 1 टेराबाइट है ना, मतलब उनकी जो स्टोरेज होती है वो काफ़ी टेराबाइट्स में चली जाती है। पर जबकि जो हमारी रैम होती है उसकी स्टोरेज किस में रह जाती है, उसकी सर हमारी ऑब्वियसली हमारी MB या फिर GB में चलती है ना। जैसे बोलते हैं 4 GB, 8 GB, 16 GB, ऐसे करके हमारी कितने में चलती है, GB में चलती है। और वो एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज होती है उनसे काफ़ी कम होती है ना। तो इसमें क्या दिक्कत होती है, क्यों सर हम आईपीसी पढ़ते हैं, तो आईपीसी इसलिए पढ़ाया जाता है आपको, ताकि आप ये चीज़ समझ पाओ कि जो आपकी मेमोरीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, और आपको क्या करना पड़ता है उन्हीं मेमोरीज़ के बीच में। मान लेते हैं आप क्या कर रहे हो, कोई दो प्रोग्राम चला रहे हो, एक प्रोग्राम नंबर 1, दूसरा नंबर आपका प्रोग्राम नंबर 2। आप क्या चाहते हो, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम कहाँ पे चल रहे होंगे सर, किसी ना किसी मेमोरी में चल रहे होंगे, और वो मेमोरी कौन सी होती है बेटा, आपकी रैम होती है। तो रैम के अंदर ही दोनों प्रोग्राम चल रहे होते हैं। पर कल को मान लें मैंने क्या किया, मुझे एक प्रोग्राम से मैंने डाटा प्रोग्राम 2 को शेयर करना है, या फिर प्रोग्राम 2 से डाटा मुझे अपने प्रोग्राम 1 के ऊपर शेयर करना है ना। तो शेयर करना, या फिर जैसे आप कट कॉपी पेस्ट वगैरह करते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ, जब आपका प्रोग्राम वर्क कर होता है, तो प्रोग्राम जब चलता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस बोल देते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि बेटा जितनी भी आपकी टर्म्स होती हैं, आपको हर एक टर्म समझनी होती है, तभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो प्रोग्राम जब चल रहा होता है, ठीक है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, तो उसको हम क्या बोल देते हैं सर, उसको हम प्रोसेस बोल देते हैं। तो अब इस टर्म को ध्यान से समझो, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि सर जब हमारे अलग अलग प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो उनके बीच में जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, जो वार्तालाप होती है, तो वो वार्तालाप कैसे होती है, एक कम्युनिकेशन की हेल्प से होती है। और वो किस कम्युनिकेशन की बात करते हैं सर, हम उसमें मेमोरी की बात करते हैं, कि जो प्रोग्राम होते हैं हमारी मेमोरी के ऊपर चलते हैं। तो वो मेमोरी के ऊपर जो प्रोग्राम चलते हैं, तो उनमें जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, उसको हम बोल देते हैं सर क्या, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब देखो, हमारे पास जो आईपीसी है ये क्यों आया है, इसके लिए मतलब क्या होता है, आप ऐसा समझ लो कि कोई एक प्रोसेस चल रही है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम नहीं बोलूँगा, आप इसको मैं प्रोसेस बोलूँगा, क्योंकि जो आपके प्रोग्राम है वो वर्किंग हो गया, अभी चल रहे होंगे, दोनों प्रोग्राम चल रहे होंगे। तो बेटा कई बार ऐसे होता है कि आपके पास एक कॉमन मेमोरी होती है, एक मेमोरी क्या होती है, कॉमन मेमोरी होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, शेयर्ड मेमोरी बोल देते हैं। शेयर्ड मेमोरी इसलिए बोल देते हैं कि एक ऐसी मेमोरी होती है जिनको दोनों प्रोसेसेस चला रही होती है। मान लेते हैं कि एक आपकी प्रोसेस नंबर 1 है, एक आपकी प्रोसेस नंबर 2 है, तो वो दोनों क्या कर रहे होते हैं, उस मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। तो दोनों जब मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं और आपस में क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, या फिर अपनी जो वर्क है उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मैंने एक कॉमन मेमोरी बना दी थी, कौन सी, शेयर मेमोरी। तो अब ये कैसे लगता है पता कि सर हमारी शेयर मेमोरी किसको यूज़ करना है, कौन सी प्रोसेस है जो उस टाइम पे उस मेमोरी का यूज़ कर रही है, दूसरे टाइम के लिए हमें उस मेमोरी को रोकना पड़ता है या फिर होल्ड करना पड़ता है। तो ये सारे कुछ पेचीदा मतलब बोलते हैं, थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं कि सर प्रोसेसेस कैसे ये चीज़ समझेंगी कि जो वो मेमोरी है वो किसी और ने अभी यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो आपका रिसोर्स होता है ना वो लिमिटेड होता है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, कि आपको क्या होता है कि जो आपकी रैम है उसका साइज़ क्या लिमिटेड है
है ना, पर आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो मल्टीपल प्रोग्राम चलते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि जब आपके दो प्रोग्राम एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन्हें एक तरीके से उनको शेयर मेमोरी के कंसेप्ट में उनको यूज़ करना पड़ता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोल देते हैं, है ना। तो जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आती है तो उसमें आपको क्या चीज़ें, कमी क्या दिखती है, समझ आ गया ना। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है, बेसिकली जब आपके दो या दो से अधिक जो प्रोसेसेस होती हैं वो एक ही मेमोरी के साथ डील कर रही होती हैं और अपना डाटा रीड राइट वही करने का काम करती हैं, है ना। इससे जो आपका ओवरऑल जो प्रोग्राम है वो आपको ऐसे लगता है कि हमारे सारे प्रोग्राम है वो एक टाइम पे चल रहे होते हैं, पर उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या चलता है, आपका आईपीसी चलता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। अब आपको ये सारा बैकग्राउंड समझाएगा कि सर हमारा आईपीसी ऐसे वर्क करता है, अच्छा ये मतलब होता है इसका। तो सर यहाँ पे सेमाफोर्स क्या होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आपको दिक्कत दिख रही है, सर हमें एक दिक्कत दिख रही है, मान लेते हैं कि जो प्रोसेस 1 थी और जो प्रोसेस 2 थी, इनको एक ही टाइम पे एक मेमोरी को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई, या फिर इन दोनों ने एक ही टाइम पे बोल दिया कि मुझे इस वक्त मेमोरी की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे कौन सी कंडीशन आ जाती है, फिर कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो सर इस टाइम पे हमें एक प्रॉब्लम आ जाती है डेडलॉक, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हो एक कंसेप्ट डेडलॉक। तो डेडलॉक होता ही क्या है कि बेसिकली हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हर एक प्रोसेस है वो चाहती है कि उसका काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो वो क्या करती है, जो आपकी रिसोर्सेज है उसके लिए रिक्वेस्ट भेजती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, प्रोसेस 1 ने भी क्या कर लिया, मान लो इसी समय पे रिक्वेस्ट भेज दी, किसके लिए, मेमोरी के लिए, और प्रोसेस 2 ने भी उसी समय रिक्वेस्ट भेज दी, किसके लिए, मेमोरी के लिए। तो इस टाइम पे क्या होता है, मान लेते हैं कि जो ये शेयर मेमोरी थी, इस टाइम पे ये मतलब जो कंसेप्ट है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो इस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगता है कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही कॉमन रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो वो दोनों को क्या कर देता है, होल्ड पे डाल देता है। और वो होल्ड कैसा चला जाता है, समझ सर, हमारा अनलिमिटेड होल्ड चला जाता है। ऐसे समझ लो कि तो थर्ड पर्सन था, इस थर्ड पर्सन ने क्या किया, इसके ऊपर वो पहले से काम कर रहा है, और ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, इसी रिसोर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली स्पाइक कर रहे हैं कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो इसकी वजह से क्या कंडीशन अराइज हो जाती है, वो सर हमारी डेडलॉक की कंडीशन हो जाती है। और डेडलॉक होता ही क्या है, एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। जैसे आप देखते हो ना कि यार आपका जो कंप्यूटर है एकदम से हैंग हो गया, तो हैंग क्यों हो जाता है, वो इसी की वजह से होता है कि आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो क्या कर रही होती हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं, वो किसी एक रिसोर्स के लिए कंटिन्यूसली फाइट कर रही होती हैं, पर किसी को भी वो रिसोर्स नहीं मिल पाता है। तो उस वजह से आपका जो एक बोलते हैं एक तरीके से प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। वो कौन सी प्रॉब्लम आती है, आपकी डेडलॉक होती है। तो इसी डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए आईपीसी के द्वारा क्या कंसेप्ट दिया गया था कि आप क्या करो, आप जब भी शेयर मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ करोगे, जब भी आप क्या करोगे बेटा, शेयर मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ करोगे, तो इसके लिए आप क्या करो, एक कंसेप्ट दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, आपने याद रखना है, दिज-कास्त्रा थे वो, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, दिज-कास्त्रा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है और काफ़ी बार उनके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमाफोर्स किसने इन्वेंट किया था। तो आप बोलेंगे सर वो हमारे पास साइंटिस्ट थे दिज-कास्त्रा। इनके द्वारा क्या दिया गया था, एक एल्गोरिदम दिया गया था। समझ लेते हो ना, एल्गोरिदम क्या होता है, जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी गई होती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। तो इन्होंने कौन सा सॉल्यूशन दिया था, शेयर्ड मेमोरी में जो एक तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने क्या बोला कि आप जो शेयर मेमोरी दे रहे हो, किस में दे रहे हो, जो आपका कंसेप्ट है आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, है ना। जब आप इसमें क्या कर रहे हो, एक तरीके से जब कोई शेयर मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, तो इसमें आपकी डेडलॉक की कंडीशन नहीं आए, तो इसके लिए आप क्या करो, आप सिंपली एक एक तरीके से एक चेक लगा दो वहाँ पे। अब चेक का मतलब क्या हो, सर हमें थोड़ा बता देंगे चेक का मतलब क्या हुआ। आप क्या करो, एक कंसेप्ट यूज़ करो। कंसेप्ट कौन सा यूज़ करो, मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ सेमाफोर्स का। ओके, मैं आपको दे देता हूँ कंसेप्ट किस चीज़ का, सेमाफोर का। अच्छा सर सेमाफोर है क्या, हमें थोड़ा बता दो। बेटा सेमाफोर क्या होता है, आपने याद रखना है कि सर एक ही हमारे पास इंटीजर वेरिएबल होता है, बस एग्जाम में यही चीज़ पूछी जाती है, सेमाफोर्स क्या होता है। तो आपने याद रखना है सर इट इज़ अ, या फिर इट इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल। अब मैं इसको आपको मतलब समझा देता हूँ कि क्या मतलब होता है, क्या इसका फंडा होता है। इसको लिखना है, इंटीजर इंटीजर वेरिएबल यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस, यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू, किसके लिए हम कर रहे हैं कंट्रोल, हमें किसको चाहते हैं सर, हमारा जो शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट आता है। ओके, या फिर शेयर्ड रिसोर्सेज। अब मेमोरी मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में इस चीज़ को रिसोर्स लिख बताया जाता है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस आपको ये चीज़ समझनी है। जो भी आपकी सिस्टम में चीज़ें लगी होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो भी आपका हार्डवेयर है ना,
तो वो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझता है, वो उसको अपना रिसोर्स समझता है। तभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में ना जो भी हमारे हार्डवेयर होता है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। बस ये आपने याद रखना है। तो सेमाफोर्स क्या है, एक हमारे पास इंटीजर वेरिएबल होता है जो क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि हम कंट्रोल कर पाएँ एक्सेस की जो हमारे पास मेमोरी है, ये अभी किसको मुझे एक्सेस देना है और किससे अब किसको अभी अभी रोकना है, कि अभी आपको ये मेमोरी नहीं मिल सकती है क्योंकि कोई और पर्सन है वो उस मेमोरी के ऊपर काम कर रहा है। तो वो इंट्रोड्यूस किया जाता था सेमाफोर्स के तौर। वो कंसेप्ट किसने दिया है, दिज कासरा ने वो कंसेप्ट दिया है। ओके, शेयर्ड रिसोर्सेज इन अ कब आती है सिचुएशन, जब एक ही रिसोर्स के लिए एक से ज़्यादा पर्सन क्या कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं कि सर मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कनकरेंट सिस्टम बोल देते हैं। ओके, टेक्निकल टर्म में उसको कनकरेंट बोलते हैं। जो जैसे नॉर्मल भाषा में मैंने आपको समझाया ना, कि एक ही रिसोर्स के लिए क्या कर रहे होते हैं, दो पर्सन फाइट कर रहे होते हैं कि मुझे चाहिए मेरी रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं टेक्निकल टर्म में, कनकरेंट सिस्टम्स बोल देते हैं। समझ आ गया क्या मतलब होता है, टफ नहीं होता है, बस दो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वो आपको इस चीज़ को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा मतलब काफ़ी इलेबोरेट करके ऐसे बता देते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल एक्सेस करते हैं। पर जितना मैंने आपको ईजी वे में समझाया, आप बस आपने वो समझना है, और वही मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। कुछ नहीं होता है, एक इंटीजर वेरिएबल होता है जो क्या करता है, एक कंट्रोल एक्सेस देता है किसके लिए, जो आपके शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। तो शेयर्ड रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा सर, ये हमें थोड़ा आइडिया लग गया इसका, पता थोड़ा इंटीजर वेरिएबल क्या होता है ये आप बता दें तो इससे हमें और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखना है इसके टाइप्स। ओके, तब टाइप्स में आपको मैं समझा दूंगा कैसे इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले जब आप टाइप्स लिखोगे तो आप एक लिख लेना कि हमारे पास जो सेमाफोर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं, एक हम पढ़ते हैं बाइनरी सेमाफोर्स। ओके, एक हम पढ़ते हैं बाइनरी सेमाफोर्स, दूसरा हम पढ़ते हैं काउंटिंग। ओके, इसको आप पूरा लिखना ना, काउंटिंग सेमाफोर्स उसको बोलते हैं। क्योंकि सेमाफोर मैं नहीं लिखूंगा, वो आप समझ गए हो कि इसके टाइप्स हैं। सेमाफोर के आगे टाइप्स होते हैं, एक बाइनरी आता है, एक काउंटिंग आता है। और जो हमारा बाइनरी सेमाफोर्स आता है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। ओके सर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे दो प्रोसेसेस थी, तो दो प्रोसेसेस क्या करती हैं, आपस में क्या करती हैं, म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेती हैं। अच्छा ठीक है, जब मैं इसको काम कर रही होंगी तो मैं इसको क्या कर दूंगी, मैं एक इसमें एक इंटीजर वेरिएबल डाल दूंगी, मतलब इसको मैं एक तरीके से होल्ड कर लूँगी, उतनी देर तक मैं यूज़ कर पाऊंगी। जैसे मेरा काम खत्म हो गया वो मैं एक तरीके से उसको मेमोरी को मैं छोड़ दूंगी, ताकि तुम भी क्या कर सको, यूज़ कर पाओ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट बोल लो, या फिर एक टेक्निकल टर्म है इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। अच्छा सर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो यहाँ पे चलो आपने बता दिया कि इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, है ना। यूज़ किया जाता है किसके लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। अच्छा सर, पर यहाँ पे आपने क्या बोला, इंटीजर वेरिएबल। तो इंटीजर वेरिएबल का यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, तो देखो जो बाइनरी सेमाफोर्स होते हैं, जहाँ पे सिर्फ दो प्रोसेसेस एक रिसोर्स के लिए मतलब डिमांड करती हैं, तो उसके लिए हम दो वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, या तो हम ज़ीरो का यूज़ करेंगे या तो हम वन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या मतलब होता है जीरो और वन का। तो अभी आप इसको यहाँ पे लिख लो, इसको नोट कर लो। और दूसरा कौन सा आता है, काउंटिंग। तो काउंटिंग बेसिकली कहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है एक्सेस टू एन रिसोर्सेज। एन रिसोर्स मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है सिर्फ दो पर्सन ही है। ठीक है, इसको म्यूचुअल को ठीक लिख लेना, MUTUAL। ठीक है, म्यूचुअल बोलते हैं इसको ना। ठीक है, MUTUAL है, ये म्यूचुअल बोलते हैं इसको, जहाँ पे दो पर्सन होते हैं। पर यहाँ पे क्या है, एन पर्सन है। यहाँ पे मान लेते हैं दो पर्सन है, यहाँ पे एन है, मतलब दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो यहाँ पे तभी मैंने लिखा कि एक्सेस टू एन रिसोर्सेज। तो उसके लिए हम किस टाइप के सेमाफोर का यूज़ करते हैं सर, उसके लिए हम काउंटिंग सेमाफोर का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें क्या वैल्यू होती है, या तो जीरो से लेकर आपका क्या होता है, एन। इसको आप ऐसे लिख लेना, कंट्रोल टू एक्सेस जीरो टू एन, कि मिनिमम जीरो हो सकता है और मैक्सिमम आपके एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, काउंटिंग सेमाफोर का यूज़ करते हैं। अब आपने ये टाइप्स लिख लिए, ओके समझ आ गया, और यहाँ पे आपने वेरिएबल भी लिख लिए, ये वैल्यू होती है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसको आपको समझना है। तो एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ लो, मान लेते हैं कि आपका एक होटल का रूम आ गया, है ना। ये रूम नंबर आ गया 200, मान लेते हैं होटल का रूम आ गया। यहाँ पे एक पर्सन आया, ओके। यहाँ पे साथ में क्या आया, दूसरा पर्सन आ गया। ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन आ गए, एक पर्सन ए आ गया, एक पर्सन बी आ गया। अब इन दोनों को क्या करना था, इन दोनों को रहना था रूम नंबर 200 में, सपोज कर लेते हैं। और ये 200 क्या है, एक तरीके से वही आपकी क्या मेमोरी है, जहाँ पे जिसकी इन दोनों को ज़रूरत है। तो इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या एग्रीमेंट किया इन दोनों ने बोला कि आप ऐसा करो कि अभी के लिए आप एक किसी एक को बोला कि जो वहाँ पे जाएगा वो क्या कर देगा, उसको लॉक कर देगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि
मान लेते हैं कि जो आपका ए पर्सन था, ठीक है, ये सबसे पहले पहुंच गया, मान लेते हैं ये 19 तारीख को पहुंच गया और ये आपका 20 तारीख को आएगा। तो जब ये 19 तारीख को पहुंचा अपने होटल में, तो इसने क्या किया, वो होटल रूम नंबर 200 में चला गया, है दो रूम नंबर 200 में चला गया। और इसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पे एक फंक्शन चलता है वेट फंक्शन। तो वेट फंक्शन में इसने क्या बोल दिया कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वेट फंक्शन सेमाफोर्स का, इसमें इसने डाल दिया 0। 0 स्टैंड फॉर लॉक्ड, कि अब जो पर्सन नंबर ए है वो 200 नंबर के रूम में आ गया है और इस रूम में अभी कोई भी नहीं जा सकता है। समझ आ गया इसका क्या मतलब है, कि अगर इससे इसके अलावा मान लेते हैं 20, जो नंबर 20 मतलब जो पर्सन बी था वो भी 19 तारीख को आ गया शाम को, उसको आना था 20 को पर वो आ गया 19 शाम को। अब क्या होगा, उसको 200 नंबर का रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मैनेजर मना कर देगा, वो बोलेगा नहीं सर ये कमरा ऑलरेडी बुकड है। तो वो बुकड होने का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके लिए कौन सा फंक्शन चल रहा होता है, वेट फंक्शन चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है? क्योंकि ऑलरेडी जो 19 नंबर का पर्सन है वो क्या कर रहा होता है, उस कमरे को या फिर उस रिसोर्स को क्या कर रहा होता है सर, उस टाइम पे यूज़ कर रहा होता है। तो जैसे वो यूज़ कर रहा होता है तो वो कमरे की चाबी 0 है वो अपने पास रख लेता है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि 19 तारीख अगला, फिर 20 तारीख आ गई, तो 20 तारीख को इसने क्या किया, चेकआउट कर दिया, मतलब वहाँ से बाहर निकल गया। तो जैसे वो बाहर जाएगा मतलब इसने मेमोरी खाली कर दी, पहले ये यहाँ पे रह रहा था पर अभी इसने क्या कर दिया, मेमोरी को खाली कर दिया। तो जैसे इसने मेमोरी को खाली किया, इसका मतलब क्या हुआ सर, वो वहाँ से बाहर निकल गया। तो जैसे वो वहाँ से बाहर निकल गया तो उसने क्या किया, उसने जो वैल्यू 0 थी उसको क्या कर दिया, उसको वैल्यू 1 में सेट कर दिया। इसका मतलब है उसने एक सिग्नल दे दिया, किसको सिग्नल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि मेरा काम अब खत्म हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, उस मेमोरी को खाली कर दिया। तो खाली करने का मतलब क्या है, उसने सेमाफोर की वैल्यू कितनी कर दी, 1 सेट कर दी। तो यही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि जब दो बंदे आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें दो कंडीशन बनती है। एक तो बनती है जब कोई मेमोरी उसको यूज़ कर रहा है, तो कोई प्रोग्राम उसको यूज़ कर रहा होगा तो वो उसकी वैल्यू कितनी कर देगा, 0 कर देगा। और जब वो उसको छोड़ के चला जाएगा तो उसकी जगह अगर वो मेमोरी कोई भी यूज़ नहीं कर रहा होता है तो उसके लिए वो कितनी वैल्यू सेट कर देगा, 1 सेट कर देगा। समझ आ गया क्या मतलब होता है, कि जब 19 जो मतलब ए पर्सन था उसने उसको यूज़ करना था या फिर उसने उसको यूटिलाइज़ करना था, तो उसने सेमाफोर की वैल्यू 0 सेट कर दी। जैसे उसका काम खत्म हो गया वो वहाँ से निकल गया और साथ ही में उसने क्या कर दिया, सेमाफोर की वैल्यू 0 से कितनी कर दी, आपकी 1 कर दी। तो ऐसे करके क्या होता है, इससे क्या दिक्कत नहीं आती, इससे डेड लॉक की दिक्कत नहीं आती, जो मैंने आपको समझाई थी ना अभी, कि बेटा डेड लॉक में क्या होता है कि सारे एकदम से डिमांड करने लग पड़ते हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। पर इससे क्या होता है कि दूसरे पर्सन को पता होता है कि अभी यहाँ पे कोई है तो इस टाइम पे आपको ये मेमोरी नहीं मिलेगी, चाहे आप जितने बजे डिमांड करो, कुछ करो, आपको नहीं दी जाएगी। कब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कोई दूसरा नंबर का पर्सन है वो उसको यूज़ कर रहा है। तो ऐसे करके होता है जब आपका बाइनरी सेमाफोर्स वर्क करता है, जो ये वाला होता है बाइनरी सेमाफोर, जब ये वर्क करता है। बाकी इसका उल्टा क्या आ सकता है, या फिर जो इसका नेक्स्ट वर्जन होता है वो काउंटिंग आता है। तो काउंटिंग में क्या होगा, यहाँ पे सिंगल एक रिसोर्स है और मतलब दो ही पर्सन है, तो काउंटिंग में ज़्यादा पर्सन होंगे और यहाँ पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली ये सारे सारे किसी ना किसी के लिए डिमांड कर रहे होंगे, तो उसके बिहाफ पे क्या होंगी, उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो सेट होती रहेंगी, है ना। उसके बिहाफ पे क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे फिर क्या देता है उसको, जो उसकी मेमोरीज़ हैं वो उनको एलोकेट करेगा, या फिर जो भी रिसोर्स एक्स वाई जेड जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं उसके बिहाफ पे क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उनको देगा। तो ये सारी चीज़ें तभी पढ़ाई जाती हैं कि डेडलॉक क्या आती है, कंडीशन आती है जिसमें क्या होता है, आपका जो सिस्टम है वो हैंग करता है, या फिर आपका सिस्टम एक तरीके से हम बोलते हैं कि अ, एक लॉन्ग लूप पे चला जाता है। लॉन्ग लूप का मतलब क्या होता है, आपका सिस्टम क्या हो जाता है, एक तरीके से हैंग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, इनको नोट करके लिख लेना है। बाकी जो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ तो इसको भी आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास सर बाइनरी सेमाफोर्स होते हैं वो वर्क करते हैं म्यूटेक्स लॉग पे, है ना। म्यूटेक्स क्या होता है, म्यूचुअल, और लॉग क्या होता है, जो आपकी लॉग की वैल्यू। अब लॉग की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे 0, 0 का मतलब क्या है कि इसने क्या कर दिया है, मेमोरी को लॉक कर दिया कि अभी मैं ही यूज़ करूँगा। और 1 आप लिख सकते हो सर रिलीज़ करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। लॉक्ड को ही हम क्या बोल देते हैं सर, अगर हम फंक्शन की वे में बोलें तो लॉक्ड को हम वेट फंक्शन बोल देते हैं, और रिलीज़ को हम क्या बोल देते हैं सर, इसको हम सिग्नल एक तरीके से बोल देते हैं। ठीक है, सिग्नल किसका, सिग्नल कि मैंने जो अपना काम था वो कर लिया है, तो इसको आप क्या कर दो, रिलीज़ कर दो या फिर अनलॉक्ड कर दो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिग्नल एक तरीके से फंक्शन क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये आपने क्या करनी है, सारी चीज़ें नोट करके लिख लेनी है। आई होप जो बच्चे का डाउट था कि क्या होता है ये, कि सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, वो उसको समझ आ गया होगा। हर जो एक कंसेप्ट है वो किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ रिलेट करता है, तो इसलिए मैंने ये किया कि इसको अब डिटेल में ही समझा दी ताकि इसको नेक्स्ट टाइम पे ये दिक्कत ना आए। ठीक है।
बाकी जो बच्चे यहाँ से देखना चाहते हैं वो उसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, जो पीछे का नहीं देखना चाहते हैं उनको आइडिया है उस चीज़ के बारे में, तो वो यहाँ से अपना जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। बाकी की मैंने ये चीज़ बोली है कि जिस बच्चे को जो भी डाउट होता है तो वो पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उसको जितना ईजी वे में हो सके उतना ईजी वे में बताने की ट्राई करूँगा। ओके, तो फिर आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इन MS Excel 2010 fill in the blank is a bottom where various information about the current mode or any special key that entered can be seen। तो ये हम कहाँ पे देखते हैं बेटा, जो बॉटम पे होता है और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। तो वो आपको कहाँ पे मिलती है आपकी सर, हमारी जो हमारा स्टेटस बार होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, स्टेटस बार मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसने बात किसकी करी है, इसने लिखा है कि MS Excel। तो MS Excel क्या हमारी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के सबसे नीचे क्या होता है, ये आपने याद रखना है। एप्लीकेशन के जो सबसे नीचे कौन सी विंडो होती है सर, हमारी स्टेटस बार होती है, जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलती है। क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने टास्क बार भी लिखा था, तो टास्क बार मैक्सिमम बच्चे टिक कर देंगे जल्दबाजी में, पर यहाँ पे टास्क बार नहीं होगा। क्योंकि टास्क बार कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सर, हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली वहाँ पे उसका एक फीचर होता है, वो कहाँ पे होता है सर, बॉटम में भी होता है। वो भी कहाँ होता है, नीचे होता है। ये भी बॉटम में होता है और स्टेटस बार भी बॉटम में होता है। पर स्टेटस बार किसके बॉटम में होता है, ये सर हमारी एप्लीकेशन के बॉटम में होता है। जबकि जो हमारा टास्क बार होता है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बॉटम पे होता है, जहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं कि जो हमारी करंटली में कौन सी एप्लीकेशन हमारी चल रही होती हैं, या फिर फर्दर हम कोई अपना नोटिफिकेशन या फिर कोई ऐसी चीज़ें हमें देखनी है स्टेटस बार, मतलब इसमें एक तरीके से टास्क बार में कोई लगानी है तो वो हम वहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी करंटली एप्लीकेशन वर्किंग में आपको कहाँ पे दिखती हैं, तो वो भी हम हमेशा टास्क बार के ऊपर दिखती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या बन जाएगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करी थी, तो यहाँ पे स्टेटस बार आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, समझ आ गया यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी देखो इसके अलावा जैसे टाइटल बार देखा है, टाइटल बार कहाँ होता है, तो टाइटल बार सर हमारा टॉप पे होता है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, आपके यहाँ पे टाइटल बार होता है। और टाइटल बार के ऊपर आपको क्या दिखता है, एक तो आपका नेम ऑफ डॉक्यूमेंट दिखता है, एक चीज़ आपको ये दिखती है नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। दूसरा आपको क्या चीज़ दिखती है, प्लस आपको नेम ऑफ एप्लीकेशन। नेम ऑफ एप्लीकेशन जैसे क्वेश्चन कल भी हमने किया था कि आपका स्प्रेडशीट होता है वो आपको कहाँ दिखता है, तो वो आपको टाइटल बार के ऊपर दिखता है। क्योंकि टाइटल बार स्प्रेडशीट है क्या वो सर, वो हमारी एप्लीकेशन है। तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, हमारी सर टाइटल बार के ऊपर मिलती है। तो ये कुछ डाटा होता है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है, तो इसको क्या करना, आपने नोट करके लिख लेना। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें बनती हैं इससे मिलती जुलती जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं अलग अलग बार्स की, तो उसमें एक बार आती है फॉर्मूला बार, है ना। तो बेटा फॉर्मूला बार का क्या क्वेश्चन आता है आपको, अगर हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला बार की, फॉर्मूला बार का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बार है जहाँ पे डिस्प्ले होती है फॉर्मूला, ऐसे लिख लेना इसको। फिर सर इट इज़ अ बार, ये कैसी बार होती है, दैट डिस्प्लेज द फॉर्मूला ऑफ द एक्टिव सेल, ठीक है, ऑफ द एक्टिव सेल। तो जो मैं बोलता हूँ वो आपने लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, मैंने आपको पहले बोला था इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे कर लेना कि फॉर्मूला बार क्या होती है, ये कैसी बार होती है जो डिस्प्ले करती है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, जो एक्टिव सेल के अंदर आप लिख रहे होते हो। अब कई बच्चे इसको समझ नहीं, सर क्या मतलब हुआ इसका, जैसे बच्चा आप ऐसे समझ लो कि आपकी आ गई एक्सेल, है ना, यहाँ पे आपकी आ गई एक्सेल। आपको पता है यहाँ पे क्या होती है सर, हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं आपके पास, यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स आते हैं। ओके, यहाँ आपको पता है रोज़ चलती है 1 2 3 4 ऐसे करके चलती है, और यहाँ पे आपके कॉलम चलते हैं ABC ऐसे करके आपके कॉलम चलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या चीज़ बताई थी कि जब आपके रोज़ एंड कॉलम होते हैं, तो जब भी आप किसी सेल के ऊपर होते हैं, मान लेते हैं आप अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप इस सेल के ऊपर, सपोज कर लेते हैं आप अभी क्या हो, इस सेल के ऊपर हो, और इस सेल के अंदर आप क्या लिख रहे हो, मान लेते हैं इसको मैं यहाँ पे लेके लिख देता हूँ आपको कि आप इस सेल के अंदर लिख रहे हो इज इक्वल टू सम, ठीक है, सम, और यहाँ पे आप लिख रहे हो 2,3 ऐसे करके आप लिख रहे हो। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो ये सेल है इसके अंदर आपने क्या लिखा है, आपने सर ये इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, तो ये इन्फॉर्मेशन सर हमारा यहाँ पे एक क्या होता है, फॉर्मूला बार होती है, ऊपर यहाँ जैसे होती है फॉर्मूला बार। तो जो आपने नीचे लिखा वही चीज़ आपको कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे भी दिखेगी, इज इक्वल टू सम 2,3। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपकी एक्टिव सेल होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, जिसको आपने सेलेक्ट किया होता है। एक्टिव सेल आपको कैसे दिखता है सर, डार्क एक तरीके से कलर में वो हमें डिस्प्ले होता है। तो जो एक्टिव सेल की एक तरीके से हम बोल देते हैं जो फॉर्मूला होता है वो हमें कहाँ दिखता है सर, वो हमारे फॉर्मूला बार के ऊपर दिखता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना ऊपर कि इट इज़ अ बार दैट डिस्प्लेज द फॉर्मूला ऑफ द एक्टिव सेल, कि जो आपका एक्टिव सेल जिसके अंदर आपने कुछ चीज़ लिखी है, जैसे आपने ये लिखा है, तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा, आपको ये यहाँ पे दिखेगा प्रॉपरली। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है।
ओके, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली तभी बताता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ ईजिली। बाकी देखो इससे मिलती-जुलती क्या टर्म्स होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो जैसे एक बार ये चीज़ पूछी गई थी कि आप बताओ कि आपका जो ज़ूम स्लाइडर होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो भी आपका स्टेटस बार के ऊपर होता है ना? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा आपके पास ज़ूम स्लाइडर होता है, और मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था तो बच्चों ने काफ़ी, मतलब सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया था कि 10% से लेकर आपका 4% तक होता है, ठीक है? जो आपका ज़ूम होता है। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था तो काफ़ी बच्चों ने राइट आंसर दिया था उसका। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में इसी से मिलती-जुलती पूछी जाती हैं, कि देखो इसके अलावा अच्छा मैं बात कर लेता हूँ स्टेटस बार की, तो उसमें ज़ूम स्लाइडर मिल जाता है आपको। इसके अलावा आपको और क्या मिल जाता है कि ऐसे मतलब पेज नंबर आपको देखना है या वर्ड काउंट देखना है ना? ये भी आपको मिल जाता है। पेज काउंट हो गया या फिर वर्ड काउंट हो गया, तो ये भी आपको कहाँ मिल जाता है? ये आपको स्टेटस बार के ऊपर मिल जाता है। इसके अलावा और पूछ लिया जाता है कि आपको क्या करना है, कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो भी आपको कहाँ मिल जाती है? स्टेटस बार के ऊपर मिल जाती है। या फिर जो आपके फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, अगर आप उनको भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर मतलब दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो। जैसे आपको ऐड देखना है या फिर एवरेज देखनी है या काउंट देखना है, तो वो सारी चीज़ें आप स्टेटस बार के ऊपर कर सकते हो, है ना? आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसके ऊपर कर सकते हो। बाकी देखो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है किस चीज़ का, कि ऐसी कौन-सी टैब होती है जहाँ पे फ्रीज़ पैन ऑप्शन आता है? ये आपको मैं नेक्स्ट या फिर जो आपकी इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगा। पर अभी के लिए आप इतना नोट कर लो कि सर हमारे पास क्या होता है, एक फ्रीज पैन होता है जो हमें कहाँ मिलता है, ये हमें व्यू टैब के अंदर मिलता है। ओके, फ्रीज पैन से आप क्या करते हो, बेसिकली जो आपकी रोज़ होती है ना उनको आप फ्रीज कर देते हो। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, जैसे अब नेक्स्ट टाइम जो ऐसा इससे मिलते जुलते कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको उसको डिटेल में बता दूंगा। ओके, तो अभी के लिए आप थोड़ी जो एक क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट डाटा बनता था इसको आप नहीं करना है, नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द शॉर्टकट की टू यूज सेलेक्ट द इंटायर रो। तो इंटायर रो के लिए मैं आपको क्या बताता, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फोर्थ आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी कंट्रोल प्लस स्पेस बार किसके लिए यूज़ करते हैं सर, जब हमें इंटायर कॉलम सेलेक्ट करना होता है। ये सर आपने हमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी और हमें सारी चीज़ें काफ़ी ढंग से अभी क्लियर हो गई हैं कि क्या क्या मतलब होता है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, नोट करके लिख लेनी है। बाकी देखो कंट्रोल अल्ट प्लस स्पेस बार ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली ना हमारे पास कोई एक तरीके से स्टैंडर्ड मतलब शॉर्टकट कमांड तो नहीं होती है कंट्रोल अल्ट प्लस स्पेस बार। पर अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें ना आपको एक चीज़ बताई थी, किसके बारे में बताई थी कि आपको कुछ ऐसा मिलता जुलता एक फॉर्मूला होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार, है ना? अल्ट नहीं होता है, पर वो क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है। उसको नोट कर लेना अगर नहीं किया होगा किसी ने। कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या होता है बेटा आपके पास, स्पेस बार क्या होती है, एक शॉर्टकट कमांड होती है जो कहाँ पे यूज़ की जाती है, जो आपके MS वर्ड होता है ना उसमें यूज़ की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ की जाती है। सर किसके लिए यूज़ की जाती है थोड़ा बता देंगे? तो देखो ये एक्चुअल में होता है कि जब आपको क्या करना पड़ता है, क्लियर करनी है करेक्टर फॉर्मेटिंग। ओके, चाहे आप बात कर लो इसमें एक्सेल की बात कर लो, चाहे आप वर्ड की बात कर लो, है ना? उसमें अगर आपको क्या करना है कि मेजरली इसको ना एक्सेल में यूज़ किया जाता है, ये भी आपने नोट कर लेना है कि सबसे ज़्यादा इसको एक्सेल में यूज़ किया जाता है। किसके लिए, कि जब हमें क्या करना पड़ता है सर, एक तरीके से क्लियर करनी पड़ती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ओके, इसको ऐसे लिखना, क्लियर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए हम एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार का हम यूज़ करते हैं। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें बनती हैं या फिर कौन सी शॉर्टकट कमांड बनती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार एक ये पूछा जाता है। अगर यही बात हम MS वर्ड में कर लें, क्योंकि एक्सेल में ये क्या करता है, क्लियर कर देता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को। पर अगर MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में ये कमांड क्या करती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार ये करती है आपकी क्रिएट नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ओके, ये करती है क्रिएट नॉन ब्रेकिंग स्पेस। समझ आ गया, दोनों का मतलब अलग है। ये मैं आपको समझा भी देता हूँ कि क्या मतलब होता है। एक्सेल में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेटा आप बताओ एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्या काम करती है, तो आप बोलेंगे सर एक्सेल में वो क्या करती है, क्लियर करती है करेक्टर फॉर्मेटिंग को। पर मैं बात करूँ MS वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्या करती है, तो आप बोलेंगे सर ये क्रिएट करती है नॉन ब्रेकिंग स्पेस को। ओके, चलो हमें इसका थोड़ा मतलब समझा देंगे, इसका क्या मतलब है, क्या हम इसे कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो बेटा ऐसे देखो, जब आप MS वर्ड अपनी एप्लीकेशन यूज़ करोगे ना, तो वहाँ पे मान लेते हैं अपना कुछ कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, आपने लिखा है, मान लेते हैं दिस इज़ माई, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका आपका आ गया मान लेते हैं पॉप, ठीक है, दिस इज़ माई पॉप, और यहाँ पे आ गया अप, ठीक है, दिस इज़ माई पॉप अप पेज, ऐसे करके आपने लिखा है। ओके, अब मैंने क्या किया, जब मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा, इस जगह पे रखा, और मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे मैंने स्पेस देना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे मैंने स्पेस देना स्टार्ट किया, तो कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद सर ऐसा हो जाएगा
कि जो आपने यहाँ पे लिखा था दिस इज़ माई, और जो यहाँ पे पॉप है तो पॉप तो यहाँ चला जाएगा, पर अप यहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ओके, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे इन दोनों को साथ में रखना है, कि चाहे वो ऊपर रहें चाहे वो नीचे रहें, वो कैसे रहें, साथ में रहें, एक एक दूसरे के साथ साथ ही रहें। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर, इसके लिए हम एक शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना कर्सर रखते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं बेटा, ये वाली कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सर इससे क्या होता है, इससे बेटा आपका एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस बन जाता है। इससे नॉन ब्रेकिंग स्पेस का मतलब क्या है कि जब अब नेक्स्ट टाइम पे यही चीज़ अगर आप इंप्लीमेंट दोबारा से करोगे, क्या चीज़ इंप्लीमेंट दोबारा से करोगे सर, यही वाली चीज़, कि इसमें आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, अभी यहाँ पे इसको मैं नीचे बना देता हूँ, कि पहले जैसे ये क्या था, दिस इज़ माई स्पेस। अब यहाँ पे भी आपने क्या किया है, यहाँ पे भी आपने जैसे स्पेस दिया है, तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, इतना इतना स्पेस दिया। पर देखो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे पॉपअप आपका नीचे चला जाता है, ये अब इकट्ठा हो जाता है, मतलब जो स्पेस था वो तो रहता ही है, पर जो पॉपअप है वो अब एक साथ ही आगे पीछे मूव करना स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या था, जो यहाँ पे जो खाली जगह थी वहाँ पे पॉप तो आ जा रहा था, पर अप नीचे चला जा रहा था। पर यहाँ पे इसने देखा कि पॉपअप साथ में नहीं आ रहा है, तो इसने इस खाली जगह को भी क्या रहने दिया, खाली ही रहने दिया, और पॉपअप को नीचे लेकर चला गया, ताकि पॉपअप क्या रहे, मेरा हमेशा साथ में रहे। तो ये मतलब होता है किस चीज़ का, आपके इस फंक्शन या फिर इस शॉर्टकट कमांड को यूज़ करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएट करते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। कि जो नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, कि यहाँ पर जो एक तरीके से ना कोई भी स्पेस एक्चुअल में आपको तो दिखेगा कि यहाँ पे स्पेस है, पर जो सिस्टम है वो उसको क्या कंसीडर करेगा, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, कि मुझे इन दोनों के जो स्पेस है उसको हमेशा इकट्ठा ही रखना है, इसको अलग अलग लाइंस में नहीं लेके जाना है। जैसे यहाँ पे था ना, पॉप यहाँ पे रह गया और अप यहाँ पे नीचे चला गया, तो जैसे मैंने ये वाली शॉर्टकट कमांड यूज़ करी इसको सेलेक्ट करने के बाद, तो इसने क्या किया, पॉपअप को एक जैसे इकट्ठा ही रहने दिया। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इस व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड फॉर क्रिएटिंग द नॉन ब्रेकिंग स्पेस इन MS वर्ड। देखो शॉर्टकट कमांड्स तो एक जैसी ही होती हैं, पर अलग अलग सॉफ्टवेयर में या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस में उनका मतलब चेंज हो जाता है। तो उसी मतलब को आपको समझना होता है कि सर क्या मतलब होता है, कैसे वो वर्क करता है, जो एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अंडरस्टैंडिंग लेवल की होती हैं, जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हो ना, तभी ये सारी चीज़ें आप एक तरीके से यूज़ में आती हैं। बाकी देखो नॉर्मल कमांड आपको मैंने बताई थी, है ना, इसका तो आपको बताया शिफ्ट प्लस ये हो जाएगा, स्पेस बार हो जाएगा। बाकी नॉर्मल कमांड मैंने ऐसे आपको बताई थी कि अच्छा ये चीज़ एक बार पूछी जाती है कि बताओ कि हाइड अगर आपको करनी है, आपको हाइड करना है, किस चीज़ को हाइड करना है, एक्सेल की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ये नोट करना है कि हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, कि हाइड करनी है, क्या हाइड करना है। अगर आपको बोलूँ कि बेटा आपको एक रो हाइड करनी है, ठीक है, रो को आपको छुपाना है, छुपाने का मतलब क्या होता है, हाइड करना। तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो सर आप बोलेंगे सर ये हमारे पास कंट्रोल+9 होती है। तो आज आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा, अगर आप मुझे ये बताओगे, अगर आपको कॉलम में हाइड करने का बोलूँ, इसमें एक्सेल में कॉलम हाइड करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। ओके, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इजी है वैसे भी, वो भी कंट्रोल+समथिंग होती है, पर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको कॉलम हाइड करना है किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, तो व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड यू विल यूज़। तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। तो जितना आप कमेंट करते हो, जितना आप नॉलेज गेन करते हो, ऑब्वियसली आपका नॉलेज गेन होता है, और आपके साथ जो और बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनका भी नॉलेज गेन होता है। बेसिकली जितना आप शेयर करते हो ना, उतना ही प्लस पॉइंट मिलता है आपको और आपके जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बिल्ड इन फंक्शन यूज टू जनरेट रैंडम टेक्स्ट। तो देखो रैंडम टेक्स्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, रैंड फंक्शन यूज़ करते हैं। हमेशा रखना, जब भी रैंडम फंक्शन टेक्स्ट की बात आती है ना, तो उसके लिए आप रैंड फंक्शन का यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हो, आप सिंपल ऐसे लिखोगे, जबकि MS वर्ड की जो शीट होती है वहाँ पे या डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप लिखोगे इज इक्वल टू रैंड, और ऐसे करके क्या करोगे, इसमें फंक्शन की ब्रेसेस लगाओगे, आप एंटर जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ रैंडमली टेक्स्ट जनरेट होके आ जाएगा। ओके, तो इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रैंड फंक्शन बोलते हैं। तो आपने ये नोट करके लिख लेना। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा था हमारे पास कि जैसे यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, कि बाकी सारे ना तो रैंडम होता है, ना जनरेट होता है, ना क्रिएट करके ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है कि इसमें हमारे पास वर्ड में, है ना। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको एक टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट का नाम होता है लॉरेन लेप्सम, तो अगर आपको उस टाइप का टेक्स्ट जनरेट करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्ट फंक्शन होता है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, उसके लिए लॉरेंस फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे रैंड फंक्शन होता है ना, किसके लिए, जब आपको रैंडमली टेक्स्ट को जनरेट करना होता है। तो वैसे एक बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से मिलता जुलता है, वो भी सिमिलर, कि अगर आपको जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है, ऐसे कर लेना
कि जनरेट, क्या जनरेट करोगे आप, एक तरीके से बोलते हैं कि टेक्स्ट होता है। कौन सा टेक्स्ट होता है वो आपके पास, लॉरेम इप्सम, क्योंकि ये आपके पास ऐसा टेक्स्ट होता है ना, इसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। तो वही है कि अगर आपको एक तरीके से टेक्स्ट चेक करना है, कुछ मतलब प्रैक्टिसिंग वगैरह करनी है किसके ऊपर, एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट के ऊपर, तो वो लॉरेंस इप्सम का टेक्स्ट होता है। तो अगर आपको उसको यूज़ करना है किस में, इन एम एस वर्ड, तो इसके लिए आप कौन सा फंक्शन का यूज़ करते हो, तो आप करते हो बेटा लॉरेम का। आप लिखोगे इक्वल टू लॉरेम और यहाँ पे फंक्शन की बेसिस, जैसे आपने रैंड फंक्शन देखा ना कैसे लिखते हैं, इक्वल टू रैंड और फंक्शन की जो ब्रैकेट्स होती हैं उसको यूज़ करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो वैसे ही क्या करते हो, लॉरेम इप्सम जैसे आप फंक्शन लिखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, एम एस वर्ड के अंदर आपको लॉरेम इप्सम के जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे आ जाएगा। तो बस ये मतलब होता है, पर एक बार एग्जाम पूछा गया था तो इसको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना। बाकी देखो, अगर हम फंक्शंस की बात कर ही रहे हैं एम एस वर्ड में, तो एक फंक्शन होता है जो एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि एक ऐसा एक सेंटेंस होता है जहाँ पे सारे हमारे पास अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैनग्राम बोलते हैं, है ना। एक क्या बोलते हैं उसको, पैनग्राम बोलते हैं, जहाँ पे ना हमारे पास इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट वहाँ पे आ जाते हैं, उस सेंटेंस में आ जाते हैं। कौन सा सेंटेंस होता है सर, वो हमारे पास वो होता है, हमारे पास द क्विक ब्राउन फॉक्स करके होता है। इसको आप देखोगे पूरा क्या होता है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर, कुछ ऐसे करके होता है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द समथिंग ऐसा होता है। तो आपको इसको देख लेना। तो इसमें क्या होता है, जो ये पूरा सेंटेंस होता है ना, इसमें आपके इंग्लिश के टोटल 26 जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको कुछ इस टाइप का अगर यूज़ करना है कि आपका जो ये सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली आ जाए, तो इसके पास भी एम एस वर्ड में एक फंक्शन होता है। वो कौन सा फंक्शन होता है, इक्वल टू रैंड डॉट ओ एल डी, ये वाला फंक्शन होता है। तो जब आप ये वाला फंक्शन एंटर करोगे अपने एम एस वर्ड के अंदर, तो आपके पास ये सेंटेंस जनरेट होके आ जाएगा। ओके, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो मैंने आपको ये सारी बता दी, है ना। बाकी देखो और क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ पूछी जाती है कि अगर आपको मतलब फॉर्मेटिंग करनी है, ये करनी है, तो चलो वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, या फिर अगर नेक्स्ट कोई ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आपको बता दूंगा। क्योंकि फिर एकदम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी थोड़ा गेन करना, क्योंकि जितना धीरे धीरे करेंगे उतना आपको ये चीज़ें, क्योंकि मैंने लेवल 1 से स्टार्ट किया, तो आप अभी आपका लेवल इतना हो गया कि आपको ईजिली सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन एम एस एस एल 2010 इफ़ अ वैल्यू ऑफ A3 इज़ 300। हमें बात करिए कि आपके पास A3 है, उसके अंदर कितना पड़ा है, 300 पड़ा है। वैल्यू ऑफ B3 के अंदर आपके पास कितना पड़ा है, 225 पड़ा है। द वैल्यू इन C3 इज़, ठीक है, वैसे ही हमारे पास 3 कितना पड़ा है, 180 पड़ा है। और D3 वैल्यू इन सेल, इससे मतलब D3 के अंदर कितना पड़ा है आपका, 350 यहाँ पे पड़ा है। एंड द वैल्यू ऑफ E3 के अंदर कितना पड़ा है आपके पास, 400 पड़ा है। अब यहाँ पे लगाया गया इसने एवरेज फंक्शन लगाया। तो एवरेज फंक्शन क्या बताया था मैंने, एवरेज में क्या करते हैं, इन सभी का प्लस करते हैं और डिवाइड बाय उस नंबर को कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, जैसे आप करोगे 300 प्लस 180 प्लस 225 प्लस 350 प्लस कितना है आपके पास यहाँ पे 400, डिवाइड बाय कितने नंबर हैं यहाँ पे आपके, 1 2 3 4 5। तो डिवाइड बाय कितना करोगे आप, 5 करोगे। तो इसका मतलब है इन सभी को आप प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, हम 400 500 5 8 800 12 12 14 14 14 14, ये आ जाएगा आपका 1455, है ना, क्योंकि प्लस कर लो इसको, 1455 ही बन रहा है, ठीक है। तो 1455 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 2 का 10, कितना बच गया यहाँ पे, 4 बच गया, ठीक है। 5 9 का 45 और 5 1 का 5, मतलब आपका 291 क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फोर्थ आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं होता है, एवरेज में क्या करते हो आप, सिंपली इन सभी वैल्यूज़ को प्लस करते हो, डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ दे रखी हैं उससे आप क्या करते हो, मतलब एन जो वैल्यूज़ होती हैं, कितनी वैल्यूज़ थी यहाँ पे आपके पास, 5 वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4 5। तो इसको आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो वैसे ही जैसे आप नॉर्मली एवरेज निकालते हो, बस वैसे ही क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना था। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट आंसर 291 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने तो कैलकुलेशन ठीक करी है, बाकी कुछ मिस्टेक होगी तो एक बार चेक कर लेना, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। पर मेरे हिसाब से उसका 291 ही यहाँ पर निकल रहा है। तो ये कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो एग्ज़ाम में आपको करने पड़ते हैं, थोड़ा मतलब समझ के करनी है। बाकी देखो, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि बेटा आपके पास एक एवरेज फंक्शन होता है, एक एवरेज ए फंक्शन होता है, दोनों मैंने आपको बताए थे क्या मतलब होता है दोनों का। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस जो क्लासेस थी वहाँ पे मैंने बताई थी। बाकी देखो, एक चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा एरर है जो आपको आता है जब आप किसी नंबर को एक तरीके से जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, ठीक है। मतलब आप ऐसे इसको ऐसे नोट कर लेना कि सर हमारे पास हैश डिव डिवाइडेड बाई 0 और
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऐसा करके एक एरर आता है। तो ये एरर आपको कब आता है, ये बेसिकली आप ऐसे करना सर, इट इज़ अ टाइप ऑफ एरर, इट इज़ अ टाइप ऑफ एरर विच डिस्प्लेड, ये हमें कब दिखता है, विच डिस्प्लेड कब दिखता है, व्हेन वी ट्राई टू डिवाइड एनी नंबर, एनी नंबर विद ज़ीरो, एनी नंबर विद ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं आपको मैं बोलूँ इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई ज़ीरो, तो इस टाइम पे एक्सेल में क्या एरर आएगा, तो एक्सेल में एरर आ जाएगा ये वाला #DIV है ज़ीरो और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या आप क्या कर रहे हो, आप ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको आपने नोट करके लिख लेना है। ये सारा डाटा ऐसा होता है जो कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलता है, तो इनको क्या करना है, आपने अच्छे ढंग से अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी होती है। इजी क्वेश्चन है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पता नहीं कितनी बार समझा दिया है। सीसी हम बोलते हैं कार्बन कॉपी को, बीसीसी हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी को, पॉप, IMAP3, ये आपको सारी चीज़ें अब तो रट गई होंगी ये सारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टास्क इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से आप क्या करते हो बेटा, आप सेंट्रल अलाइन करते हो। ठीक है, कंट्रोल ई स्टैंड फॉर सेंट्रल अलाइन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, हमारे पास यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखो जस्टिफाई का क्या होता है, जस्टिफाई का सर आपने बताया था कंट्रोल+J। राइट के लिए क्या होता है, कंट्रोल+R होता है। लेफ्ट के लिए होता है बेटा आपका कंट्रोल+L होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मैंने बताई थी, जो काफ़ी मतलब इतनी बार रिपीट होगी अब, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही याद होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन MS Excel 2010 विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट इज़ यूज टू ओपन द डिलीट डायलॉग बॉक्स। तो जब आपको डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल+ जो आपका डैश सिंबल होता है ना, उसका आप यूज़ करते हो। तो इसका मतलब आपका कौन सा बन जाएगा, फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इससे क्या करते हो कि आपके कोई डिलीट डायलॉग बॉक्स है ना, अगर आपको उसको ओपन करना है, तो उसके लिए क्या करते हो आप, इस सिंबल का या फिर इस कमांड का आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में मतलब पूछी जाती हैं काफ़ी बार, है ना। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा माइनस का सिंबल, याद रखना ये हमारा क्या है, माइनस का सिंबल है। ठीक है, जिसको मैं डैश बोल रहा हूँ, पर एक्चुअल में ये माइनस का सिंबल होता है ना। कंट्रोल+- सिंबल आप यूज़ करते हो किसके लिए, ओपन करने के लिए डिलीट डायलॉग बॉक्स, टू डिलीट सिलेक्टेड सेल, कि आपको कोई सेल है उसको अगर डिलीट करना है एक्सेल के अंदर सिलेक्टेड सेल को, तो उसके लिए आप ये वाले शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो। बाकी और कोई क्या क्या चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो कि मैंने आपको एक बताया था कि कंट्रोल+ आपके पास प्लस होता है ना, तो वो किसके लिए होता है, जब आपको ओपन करना है इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स, तो वो भी आप लिख लो अगर आप जिसने नहीं लिखा है। मैंने आपको बताया था बेटा आपके पास क्या होता है, कंट्रोल+ और एक सिंबल आता है यहाँ पे प्लस का अलग से। ठीक है, आप क्या करते हो, कंट्रोल जब कंट्रोल के साथ जब प्लस यूज़ करते हो, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कंट्रोल+Shift+, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे मैंने ये लिखा होगा, चाहे एग्जामिनर आपसे ये लिखा होगा, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। और इससे होता है क्या है सर, इससे हमारा क्या ओपन होता है, ये ओपन करता है, ओपन क्या करता है बेटा आपका, इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स, सेल डायलॉग बॉक्स, इसको ये क्या करता है बेटा, ओपन करने का काम करता है। चाहे एग्जाम में ऐसा लिखा होगा तब भी यही पूछा होगा, चाहे ऐसा लिखा होगा तब भी यही पूछा होगा। तो आप इसको दोनों को नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। जिनको पता है उसको तो चलो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो इसको क्या करें, नोट करके लिख लें। बाकी देखो कंट्रोल 1 मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसी की बात कर लेते हैं कि कंट्रोल 1 किसके लिए यूज़ किया जाता है एक्सेल में। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, कंट्रोल+1 एक्सेल में हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वर्ड में तो पता है सर, हम वर्ड में कंट्रोल 1 यूज़ करते हैं जब हमें एक तरीके से 1 लाइन स्पेसिंग देनी होती है, तो कंट्रोल 1 का हम यूज़ करते हैं। तो जब हम एक्सेल में कंट्रोल 1 यूज़ करते हैं, तो वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमें ओपन करना होता है फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को, फॉर्मेट। ये मैं आपको तभी आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो आपके जहन में ये सारी चीज़ें बैठ जाएँ। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, कंट्रोल 1 का आप यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। बाकी चलो हम ये कंट्रोल वाली सारी पढ़ ही रही हैं, तो एक हमारा रिवीजन के लिए आ जाएगी कौन सी सर, हमारे पास कंट्रोल+W किसके लिए होती है, क्लोज द डॉक्यूमेंट। ओके, क्लोज द डॉक्यूमेंट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कंट्रोल W मत का यूज़ करते हो। डॉक्यूमेंट बोल लो या फिर वर्कबुक बोलो, अगर हम एक्सेल की बात करें तो वर्कबुक बोल लो, अगर MS वर्ड की बात करें तो डॉक्यूमेंट बोल लो, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल W का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ डाटा होता है
जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कितनी बार, तो उसको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक इज नॉट अ सर्च इंजन। तो देखो सर्च इंजन यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो जीमेल हमारा सर्च इंजन ही है। ये क्या है सर, हमारे पास एक, इसको हम बोल देते हैं कि सर ये हमारे पास क्या जाता है, एक क्या बोलते हैं इसको, टर्म नहीं याद आ रही है, इसको हम बोलते हैं, हाँ, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बोल देते हैं ना। ये क्या हमारी ईमेल देता है ना हमें, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इसको बोल देते हैं, ठीक है। या फिर बोल देते हैं कि हम एक तरीके से, टर्म नहीं, वो एक टेक्निकल टर्म है, वो याद नहीं आ रही, तो बस इसको आप ऐसे समझ लो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हम इसको बोलते हैं, है ना। किसको हम, जीमेल को। जैसे हमारा आउटलुक होता है, इसके अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक होता है ना। आउटलुक का पहला पुराना नाम क्या था सर, हमारा जो हॉटमेल था, हॉटमेल का ही नया नाम क्या बन गया है, आउटलुक बन गया। ये भी आपने याद रखना है। ओके, चलो आपका दूसरा होमवर्क रहेगा, जो हॉटमेल था जो अभी आउटलुक में कन्वर्ट हो गया, तो कौन से ईयर में वो हुआ है, कौन से साल में वो हुआ है, ये आपका दूसरा होमवर्क रहेगा आज का। तो दोनों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। ओके, बाकी देखो एक और चीज़ एग्जाम, इसी क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन में ये टर्म काफ़ी बार पूछी जाती है। एसईओ क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सर्च, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेना। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है ये चीज़ें। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंग सर्च इंजन। देखो बिंग किसका है, बिंग किसका होगा सर, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का है। इजी क्वेश्चन है ये हमारे पास, तो यहाँ पे पास क्या बन जाएगा, सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा। बाकी देखो याहू किसका है, याहू बेसिकली जो हमारे पास हम बोलते हैं कि जो हमारे पास याहू सर्च था, बेसिकली याहू कंपनी का ही था, है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, याहू का तो याहू है, माइक्रोसॉफ्ट का आपका बिंग आ जाता है ना। अमेज़ोन का बेसिकली कोई है नहीं, तो फिर बस अमेज़ोन की क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का काफ़ी पूछा जाता है कि आपके पास अमेज़ोन वेब सर्विसेज जो आता है, ये क्या अमेज़ोन का सर, ये है उसका क्लाउड, एक तरीके से क्लाउड सर्विस है या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, किसकी, अमेज़ोन की। बाकी गूगल भी पता है, गूगल सर्च इंजन है किसका, हमारे पास गूगल कंपनी का, है ना। गूगल सर्च इंजन भी है, ये भी याद रखना है अपने। ओके, तो ये कुछ डाटा होता है जो एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है, तो इनको क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी अगर माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा तो ये पूछा जाएगा लेटेस्ट की, आप बताओ कि कौन सी एआई टेक्नोलॉजी है जो इंटीग्रेट कर दी गई है विंग के साथ, ठीक है। एआई टेक्नोलॉजी जो क्या हुई है, इंटीग्रेट हो गई है, इंटीग्रेट मतलब इसके साथ काम करती है, इंटीग्रेट विद बिंग। क्योंकि बिंग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, तो इसके साथ एआई इंटीग्रेटेड एक तरीके से बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी होगी। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, ओपन ओपन एआई का क्या है आपके पास, जीपीटी मॉडल, जीपीटी मॉडल। और उस जीपीटी मॉडल का नाम क्या है सर, हमारा को पायलट। जो आप अभी देखते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ यूज़ करते हैं उनको पता है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है को पायलट करके। तो को पायलट क्या है, हमारे पास एक एआई इंटीग्रेटेड एक तरीके से बीइंग का ही सिस्टम है, या फिर बोल सकते हैं बीइंग के साथ एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, जो किसके द्वारा दिया गया है, ओपन एआई के द्वारा दिया गया है ना। बाकी माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड का, जैसे गूगल मैंने इसका बताया ना, अमेज़ोन का AWS है, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का एक तरीके से क्लाउड पूछा जाता है। ओके, इसको आप नोट कराना कि माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड एक तरीके से कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या है, मैं बस वही लिखूंगा, उसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AZUR ही होता है एज्योर। तो एज्योर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज किसका है, आपके अमेज़ोन का है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी देखो अगर विंडो 10 की बात कर लें, इनकी बात कर ही रही हैं इन सभी चीज़ों की, तो एक बार ये चीज़ पूछा गया था कि जो लिंक्डइन है वो किस कंपनी के द्वारा खरीदा जा गया है, ठीक है। एक लिंक्डइन आता है ना। तो लिंक्डइन को भी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है। ओके, लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है। बाकी देखो जो हमारे पास जो जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम है, इन सभी की पेरेंट कंपनी कौन है, मेटा है ना। ये आपको पता ही है, मेटा पेरेंट कंपनी है, ठीक है। जो मेटा था जिसका पहला नाम फेसबुक था, तो एक तरीके से उसका जो फाउंडर कौन था, फेसबुक का फाउंडर कौन था, मार्क जुकरबर्ग था। तो ये सारी चीज़ें होती है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मेटा के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, फेसबुक आ जाता है, इसके अलावा जो आप यूज़ करते हो व्हाट्सएप यूज़ करते हो, है ना, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट किस कंपनी के हैं, मेटा कंपनी के हैं, ठीक है। बाकी देखो और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि जो कोर्टाना होता है, कोर्टाना ये क्या है सर, हमारे पास एक वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट है, किसका असिस्टेंट है, ये हमारे पास सर माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उनको क्या करना है, नोट करके आपने लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कितना, मतलब आप बोलेंगे कि सर आपने तो पूरा ही
ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो मैं ये ऐसे चाहता हूँ कि जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके उतनी आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाए, है ना? आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर नेक्स्ट है टू रिवर्स द चेंजेस डन इन MS एक्सेल 2010। देख बेसिकली इसका मतलब है कि जैसे आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट करी है, पर आप चाहते हो कि उसको मुझे फिर से अंडू करना है, तो अंडू करने के लिए क्या बोलते हैं, रिवर्स द चेंजेस। तो रिवर्स द चेंजेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल Z का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था कि हम कंट्रोल Y का यूज़ करते हैं, ताकि अगर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है चेंजेस को, है ना, मतलब री इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल Y का यूज़ करते हो, जिसको आप रीडू बोलते हो। और जब रिवर्स द चेंजेस या फिर आपको अंडू करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल Z का यूज़ करते हो। कंट्रोल V आप पेस्ट के लिए यूज़ करते हो, कंट्रोल X आप कट के लिए यूज़ करते हो, और कंट्रोल O आप ओपन के लिए यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार समझाई, और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ आपके मन में डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी रहती हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।